नमस्कार, सभी का स्वागत, सभी का सत्कार और हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, मैं एन.के. दाधीच, आपका अपना इतिहास अध्यापक, इतिहास विषय का एक विद्यार्थी, आपके साथ ऑफलाइन ऑनलाइन में प्रतिदिन क्लास लेने वाला एक अभ्यर्थी, स्वागत करता हूं आपका उत्कर्ष के इस विशाल मंच पर। मित्रों, आप जानते हो, हाल ही के दिनों में आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। और इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मुझ में भी उत्सुकता थी, निश्चित तौर पर आप में भी उत्सुकता है कि सर कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं, कौन से हट गए हैं, कौन से नए जोड़ दिए गए हैं, किन को हटा दिया गया है। हमें आसान शब्दों में अगर आप बता दें तो अच्छा लगेगा। आपके लिए हमने बहुत मेहनत की और इतिहास विषय के यानी जो सेकंड पेपर है अपना स्कूल व्याख्याता परीक्षा का जो सेकंड पेपर है इतिहास विषय का, उसके ऊपर अपन ने मेहनत की। हमने उस सिलेबस को टटोला, उसको देखा कि कौन कौन से टॉपिक मौजूद हैं, किन किन को हटा दिया गया है या क्या परिवर्तन हुआ है। ये आपके लिए हम लेकर के आए हैं ताकि आप लोग अपनी स्कूल व्याख्याता की परीक्षा को देने के सपने को पूरा करने के लिए आज ही से जी जान से जुट जाएं, पूरी मेहनत से जुट जाएं। और आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं सिलेबस में क्या क्या चीज़ें बनी रही है और किन किन चीज़ों को हटा दिया गया है। दोस्तों, एक बात याद रखना, परिवर्तन संसार का नियम है। बहता जल निर्मला, यानी जल अगर एक जगह रुक जाए तो बदबू आना निश्चित है, तो बहते रहना चाहिए, बहता जल निर्मला। और इतिहास विषय तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, आप जानते हो कि इसमें तो कितनी भी गहराई तक आप चले जाएंगे तो भी कुछ ना कुछ मोती रह जाएंगे, लेकिन आनंद बड़ा आता है। हिस्ट्री सब्जेक्ट में आनंद आप लोगों को भी बड़ा आता है। तो मैं शुरू करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जी जान से कॉपी पेन लेकर के बैठ गए होंगे। कॉलम बनाएंगे अपने कागज़ पर, एक तरफ लिखेंगे स्थायी, एक तरफ लिखेंगे परिवर्तन, अर्थात वे टॉपिक जो बने हुए हैं, दूसरे टॉपिक जो हटा दिए गए हैं या जिनको बदल दिया गया है। आसान शब्दों में देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इतिहास विषय, इतिहास है ना, स्कूल व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता परीक्षा। ये सेकंड पेपर का है बच्चों, है ना, द्वितीय प्रश्न पत्र। जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है ना, ये वो है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में इतिहास विषय की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, वन बाय वन एक एक बात को ध्यान से सुनना। आप जानते हैं कि प्राध्यापक परीक्षा में यानी स्कूल व्याख्याता की परीक्षा में जो हमारा प्रश्न पत्र होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे कुछ हिस्से वो होते हैं जो उच्च माध्यमिक स्तर के होते हैं, कुछ होते हैं स्नातक स्तर के, और कुछ प्रश्न होते हैं स्नातकोत्तर स्तर के, यानी पीजी, ग्रेजुएट, और ये आपके उच्च माध्यमिक यानी 12वीं तक के। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा 2025 की बात कर रहा हूँ। द्वितीय प्रश्न पत्र इतिहास की हम चर्चा कर रहे हैं। पाठ्यक्रम का प्रॉपर एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, तुलनात्मक रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। पहला भाग को हमने नाम दिया है उच्च माध्यमिक स्तर के प्रश्न, दूसरे भाग को हमने नाम दिया है स्नातक स्तर, तीसरे को स्नातकोत्तर, और चौथे में बच्चों शिक्षण शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्रियां, शिक्षण अधिगम में संगणक एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग। सब कुछ मिला के प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। अधिकतम अंक 300 होंगे और समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। सीधी सी बात है, 150 प्रश्नों पे 300 नंबर मतलब 2 नंबर एक प्रश्न। जुट जाइए धार से, मैं हूं ना आपको बताने के लिए कि इसमें किस किस में क्या क्या परिवर्तन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहले बात करेंगे भाग फर्स्ट की, फर्स्ट पार्ट की, जो उच्च माध्यमिक स्तर तक का है, यानी 12वीं तक का स्तर। तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आरपीएससी कहना चाह रही है कि 12वीं तक की किताबों को पढ़ लो, खास तौर से 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। अब चलो सर, हम तो 6ठी से 10वीं तक नहीं पढ़ पाएंगे, बोर हो जाएंगे, मत पढ़ो यारो। तो 10वीं, 11वीं, 12वीं तो पढ़ लो। ये 3 पुस्तकें पढ़ लो अच्छे से, अंडरलाइन करते चले जाओ, एक एक को नोट्स बनाते चले जाओ। तो 12वीं तक के जितने भी जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी जो टॉपिक्स हैं, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। जो हटा दिए गए वो हमने यहाँ लिखे हैं। 2 पार्ट्स में बांट लिया सिलेबस को। पहले पार्ट में वो है जो नए जोड़े गए टॉपिक हैं, दूसरे पार्ट में जो हटाए गए टॉपिक हैं। या आप यूँ कह सकते हो कि पहले ये थे, अब इनका नाम बदल के ये कर दिया गया है। समझ रहे हो? हटाते तो कुछ भी नहीं है यार, हटाएंगे कैसे, नाम बदल दिया जाता है।
कुछ चीज़ों को रिमूव कर दिया जाता है, छोटी मोटी चीज़ों को। तो चलिए समझते हैं। पहला टॉपिक है बच्चों, पहला टॉपिक है सरस्वती सिंधु सभ्यता, जिसको देखो आप बहुत ही लोकल नेम से जानते हो, सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी विशेषताएं इसमें आपके टॉपिक को जोड़ा गया है, या यूं कहिए ये स्थायित्व है, ये बना हुआ टॉपिक है, इसको हटाया नहीं गया है। अब यहां पर से इसको हटाया नहीं गया, यानी कहने का मतलब सिंधु सरस्वती सभ्यता पहले भी पढ़नी थी, आज भी पढ़नी है, इसको हटाया नहीं गया है। श्योर, समझ में आ गया? आगे देखो, दूसरा टॉपिक है राज्य का निर्माण और शहरीकरण, महाजनपदों से नंदों तक सिकंदर का आक्रमण और उसका प्रभाव। ये वो टॉपिक है जो नया शामिल किया गया है, नया जोड़ा गया है, या यूं कहिए पहले इस टॉपिक का नाम था महाजनपद काल। अब ये शब्द हटा दिया गया है, बाकी अर्थ तो वही है। राज्य का निर्माण तो महाजनपद काल में हुआ है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की पूरी व्यवस्थाएं आपको पढ़नी है। नया टॉपिक क्या लिखा गया है? राज्य निर्माण और शहरीकरण। आपको याद है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में शहरीकरण हुआ है कैसा? बिल्कुल हुआ है सर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब महाजनपद बने हैं तो द्वितीय नगरीकरण आया, तो राज्य निर्माण और शहरीकरण यानी महाजनपद काल पढ़ने हैं, और विशेष तौर पे मगध महाजनपद को पढ़ना है, जिसमें सभी राजवंशों के बारे में पढ़ना है, उनकी उपलब्धियां पढ़नी है, और नंद वंश अंतिम राजवंश था, वहां तक का इतिहास पढ़ना है। इस दौरान जब घनानंद भारत का सम्राट था, यानी मगध का सम्राट था, उस समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण का खतरा हुआ था। तो आपको सिकंदर का आक्रमण भी पढ़ना है और उसका प्रभाव भी पढ़ना है, यानी ये चीज दिमाग में रखना। अब ये चीज हटा दी गई है। महाजनपद युग का, महाजनपद काल, मगध का उदय, हरियंक, शिशुनाग और नंदवंश, यानी यहां पर दे रखा है नंदों तक पढ़ना है, तो मतलब पढ़ना तो सब कुछ ही है, खाली ये शब्दावली हटा दी गई है, इसको इस तरीके से लिखा गया है। समझ गए ना आप? तीसरा टॉपिक है बच्चों मौर्य साम्राज्य। जोड़ा गया है मौर्य साम्राज्य, धर्म और पतन। तो क्या पहले मौर्य साम्राज्य टॉपिक में नहीं था ना? मैं कह तो रहा हूं। अब ये शब्द यहां पर, यानी कि मौर्य साम्राज्य तुम पहले भी पढ़ते थे, यहां पर इसको हटाया नहीं गया है, एज यूजुअल है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कंप्लीटली मौर्य साम्राज्य को पढ़ना है, जिसमें नंदों के पतन के बाद से जो भारत में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, उस पूरे समग्र युग का विश्लेषण करना है आपको, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें बिंदुसार, जिसमें सम्राट अशोक, उसका धम्म, उसके कलिंग का युद्ध, उसके विभिन्न प्रकार के अभिलेख, अशोक के लोक कल्याणकारी कार्य, उसकी कला के क्षेत्र में योगदान, उसके द्वारा निर्मित स्तूप, उसकी धार्मिक व्यवस्थाएं, इन तमाम विषय वस्तुओं को आपको यहाँ पे पढ़ना है। हटाया कुछ भी नहीं गया, यानी मौर्य एज यूजुअल आपको पढ़ने हैं। फिर देखो उच्च माध्यमिक स्तर पर अगला टॉपिक आता है दिल्ली सल्तनत। वैसे देखा जाए तो ये मध्यकालीन भारत का पार्ट है। तो दिल्ली सल्तनत ये आपको पूरा पढ़ना है। तो दिल्ली सल्तनत में जो भूराजस्व व्यवस्था थी उसको विस्तृत वे में पढ़ना है। उसमें कौन कौन से नवाचार किए गए, दिल्ली सल्तनत के समय का समाज और उस समय की वास्तुकला कैसी थी। वास्तुकला एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, जिसमें आप विशेष तौर पे पढ़ते हो, जैसे दिल्ली सल्तनत के समय के स्थापत्य, भाई कौन कौन से मकबरे बनाए गए, गुलाम वंश के दौरान कौन कौन से मकबरे बनाए गए। इसके बाद लोधी काल की कला पढ़ते हो, उससे पहले सैयद काल की, तुगलक काल की कला पढ़ते हो। तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यानी इसका मतलब दिल्ली सल्तनत तो एज इट इज कंप्लीट पढ़ना है। खाली शब्द हटा दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत का सैन्य संगठन और एकता व्यवस्था। दरअसल एकता व्यवस्था यहाँ पे लिख रहा है ना, भू राजस्व में नवाचार, वो एकता ही है यहाँ पे। तो पढ़ना आपको वही है, एकता प्रणाली, शब्द नहीं दिया खाली, है ना। तो अब इस टाइटल से आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में विस्तार से पढ़ना है। आगे चलता हूं बच्चों। पांचवा जो टॉपिक यहां पर हमने लिया है वो उच्च माध्यमिक स्तर की ही बात कर रहा हूं, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, विश्व के इतिहास का टॉपिक है। इसका भारत के इतिहास से कोई मतलब नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है यूरोप में प्रति सुधार और औद्योगिकरण, यानी यूरोप में जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया आई थी उसका पूरा टॉपिक आपको विस्तृत वे में पढ़ना है। 12वीं तक की किताबें बहुत शानदार तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, इस शब्द को नहीं हटाया गया, एज इट इज आपको पढ़ना है। फिर देखो छठा टॉपिक जो उच्च माध्यमिक स्तर पर है वो राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक है। राजस्थान के राजपूत राजवंशों का उदय। आप जानते हो राजस्थान में बहुत सारे राजपूत वंश हैं, कछवाहा वंश, राठौड़ वंश, सिसोदिया वंश है कि नहीं है, तो बहुत सारे हैं। तो अब यानी जितने भी राजपूत राजवंश है ना भाई, जितने भी राजपूत राजवंश राजस्थान के, उन सब के बारे में विस्तार से पढ़ना है। पहले आपको सीमित दायरे में रखा गया था कि राजस्थान के राजपूत राजवंशों में गुहिल, गुर्जर प्रतिहार, राठौड़, चौहान और कछवाहा पढ़ने थे।
अब मेरे हिसाब से सब कुछ आपको जितने भी राजवंश हैं उन सबको पढ़ना है, पहले सिर्फ इनके बारे में पढ़ना था, तो ये शब्द हटा दिया गया है। अब सारे समग्र राजपूत राजवंश आपको राजस्थान के पढ़ने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, सातवां जो टॉपिक है, उच्च माध्यमिक स्तर का जो टॉपिक है सातवां, वो भी राजस्थान की हिस्ट्री से लिया गया है, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान कौन कौन से राजपूत प्रतिरोध हुए थे, यानी राजपूतों के विद्रोह कौन कौन से हुए थे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। बस सल्तनत काल में जो है तुर्की शासकों ने कौन कौन से राजपूत राजाओं से युद्ध लड़े थे। मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे इल्तुतमिश ने जैत्र सिंह के खिलाफ भूताला का युद्ध लड़ा था, तो वो राजपूत प्रतिरोधी तो है। जैसे मुगल काल में आप देखते हो किसाब खानवा का युद्ध हुआ, आप देखते हो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, आप देखते हो कि औरंगजेब के समय में जो है मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने प्रतिरोध किया था। तो पूरा चेन वाइज चेन तरीके से आपको उसको पढ़ना है। तो राजपूत प्रतिरोध जितना भी हुआ, यानी 13वीं सदी से लेकर और 18वीं शताब्दी तक जितने भी राजपूत प्रतिरोध हुए उनको यहां पर आपको पढ़ना है। 13वीं सदी से 18वीं सदी तक जितने भी राजपूत शासक हुए जिन्होंने सल्तनत काल के किसी राजा, सुल्तान या मुगल काल के किसी बादशाह के खिलाफ अगर कोई विद्रोह किया है या कोई युद्ध लड़ा है, तो उसको आपको विस्तार से पढ़ना है। पहले इस टाइटल को यूँ लिखा जाता था, राजपूत प्रतिरोध, जैसे पृथ्वीराज तृतीय, रणथंभौर के हम्मी, रावल, रतन सिंह, कानड़देव, सांगा, मालदेव, चंद्रसेन, राणा प्रताप। पढ़ना आज भी आपको इन्हीं के बारे में है, नाम खाली ये कर दिया गया टॉपिक का। पढ़ना तो ये सब कुछ है, एज इट इज, हटाया नहीं गया है, मतलब ये शब्द हटा दिए गए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये शब्द हटाए गए हैं। अरे राजपूत प्रतिरोध पढ़ोगे तो यही तो पढ़ना पड़ेगा, यही सब तो पढ़ना पड़ेगा, और कहां से आएंगे, कोई नए वंश थोड़ी हैं। शब्द हटा दिए गए बेटाओं, कहीं ऐसा मत समझ लेना कि अब तुमको ये नहीं पढ़ना है, ये ही पढ़ना है। यू विल हैव टू डीप स्टडी ऑफ दीज टॉपिक्स, जैसे पहले पढ़ते थे वैसे इसको पढ़ना है। आगे चलते हैं बच्चों। अब बात करेंगे भाग सेकंड की, यानी स्नातक स्तर की, ग्रेजुएशन लेवल का क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो जो टॉपिक नए जोड़े गए हैं पहले उनको देख लेते हैं, और साथ के साथ पढ़ेंगे कैसे इन टॉपिक के नाम चेंज किए गए हैं। तो पहला टॉपिक है पूर्व और आद्य इतिहास। ये स्नातक स्तर पे है, पूर्व और आद्य इतिहास, मतलब पाषाण काल और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का युग, है ना। फिर धातु युग, शैल कला, महापाषाण, कोई टॉपिक इनमें से नहीं हटाया गया, पहले भी था, ये आज भी आपको पढ़ना है। एक प्रकार से ये नए सिरे से इसको लिखा गया है। तो पूर्व इतिहास पढ़ना है, आद्य इतिहास पढ़ना है, विभिन्न प्रकार के धातु युग पढ़ने हैं, जिनमें ताम्र पाषाण काल, ताम्र काल यानी ताम्र काल आया, फिर ताम्र पाषाण, ताम्र कांस्य युग आया, है ना, फिर उसके बाद लोह युग आया। तो उनको एक क्रमिक वे में आपको पढ़ना है। शैल कलाएं, महापाषाण काल, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। सेकंड टॉपिक है वैदिक काल। तो वैदिक काल कंप्लीट पढ़ना है। पहले क्या था कि वैदिक युग, वैदिक साहित्य और अनुष्ठान पढ़ने थे। अब इसमें नई चीज क्या जोड़ दी गई है, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संस्कार, पुरुषार्थ, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। चारों पुरुषार्थों के बारे में, 16 संस्कारों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना है, चारों पुरुषार्थों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना है। 4 आश्रम थे और 4 वर्ण थे, उनके कार्यों का विभाजन, वर्गीकरण आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना है। पहले सिर्फ आपको वैदिक साहित्य पढ़ने थे, जैसा कि इसमें बता रखा है। अब ये शब्द हटा दिए गए हैं, अब इसकी जगह ये शब्द जोड़ दिए गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो कंप्लीट वैदिक काल ही पढ़ना है, जिसमें वैदिक काल के साहित्य, वैदिक काल के अभिलेख, वैदिक काल की कला, वैदिक काल का समाज, वैदिक काल का धर्म, वैदिक काल का आर्थिक जीवन, वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, इन तमाम विषय वस्तु को आप पढ़िए तो अपने आप ही प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नंबर 3 पर आते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का धार्मिक पुनरुत्थान। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है टॉपिक। यानी 6th सेंचुरी BC में जब वैदिक काल का शनय शनय पतन हो रहा था, उस समय नए धर्मों का अवतरण भी हो रहा था, नए नए धर्म भी आ रहे थे, जिनमें भारत में विभिन्न प्रकार के नवीन संप्रदायों का उदय हुआ था। एक तरफ कुछ अनीश्वरवादी भी थे, तो कुछ दूसरे जो हैं वो आस्तिक संप्रदाय भी थे। तो जो अनीश्वरवादी संप्रदाय थे उनमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चारवाक की थ्योरी वो थी। तो हम इसमें यही पढ़ेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो जैन धर्म आया, जो बौद्ध धर्म आया, और अन्य का मतलब जैसे षड दर्शन, चारवाक की थ्योरी, जिसको आप कहते हो भौतिकतावाद का सिद्धांत, उनको विस्तार पूर्वक आपको यहाँ पढ़ना है। पहले सिर्फ 2 ही बातें लिखी हुई थी, जैन और बौद्ध,
और वो भी उनका उदय। अब आपको यहाँ पे कंप्लीट पढ़ना है, उदय तो पढ़ना ही है, उदय के क्या कारण थे वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब आपको जैन और बौद्ध धर्म की सामान्य विशेषताएं, कौन कौन सी इनकी शिक्षाएं थी, कौन कौन सी इनकी भाषाएं थी, कौन से इनके साहित्य थे और कौन कौन से तीर्थंकर थे, क्या इनके उपदेश थे, क्या इनकी प्रासंगिकता है, तो इन तमाम विषय वस्तु को आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों। चौथा टॉपिक जो जोड़ा गया है, अर्थात हटाया नहीं गया है, जोड़ा गया है, गुप्त काल। तो गुप्त काल को विस्तार से पढ़ना है आपको। गुप्त काल में समाज, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि गुप्त काल तो जाना ही अपनी साइंस, टेक्नोलॉजी और कला के लिए है, अपनी ज्योतिष के लिए, स्थापत्य के लिए, साहित्यों के लिए, कला के लिए तो जाना जाता है। तो गुप्त काल को कंप्लीट पढ़ना है। यानी गुप्त काल भारतीय इतिहास का वो युग है जो 3री शताब्दी में प्रारंभ हुआ और 6ठी शताब्दी तक चलता रहा था। ठीक है बच्चों, रोक दिए के बीच में, चलिए। इसके बाद बच्चों 5वां टॉपिक अपन देखते हैं जो स्नातक स्तर का ही है ना, आध्यात्मिक सुधार। आध्यात्मिक सुधार टॉपिक है आपका, भक्ति आंदोलन और सूफीवाद। ये मध्यकाल का टॉपिक है दरअसल। तो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के जो विभिन्न आयाम थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, सूफीवाद के बारे में पढ़ेंगे। 7वीं शताब्दी से और 16वीं शताब्दी तक जिस भी दृष्टिकोण से सूफीवाद और भक्तिवाद भारत में पनपता रहा उनके बारे में विस्तार पूर्वक आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये वाला शब्द हटा दिया गया है, सूफीवाद का विकास, भक्ति आंदोलन। मैं तो कहूँगा मतलब बात वही है, इसको भी तुम पढ़ोगे तो बात वही है ना, खाली शब्द चेंज किया गया, ये शब्द जोड़ दिया गया और कुछ भी लेन देन नहीं है। मतलब टॉपिक अगर आप ओवरऑल देखो तो भक्ति काल और सूफी काल दोनों आपको पढ़ने हैं। बात समझ आ गई आपको? श्योर? चलूँ आगे बच्चों। नंबर 6, मुगल साम्राज्य की स्थापना आपको पढ़नी है। ठीक है, पढ़ लेंगे साहब, और विस्तार पढ़ना है। और मुगल काल में जितनी भी नीतियां रही कला और वास्तुकला से संबंधित, उन तमाम विषय वस्तुओं का आपको अध्ययन करना है। पहले इस टॉपिक का नाम ये था, मुगल साम्राज्य की स्थापना, विस्तार और मुगल नीतियां, मध्य एशिया की नीति। अब इसका नाम ये कर दिया गया। मेरे कहने का मतलब ओवरऑल पढ़ना है, ध्यान रखना, छोड़ना मत कुछ भी। 1526 में जब बाबर आया तब से पढ़ना शुरू करो और कंप्लीट पढ़ो 18वीं शताब्दी तक। एक एक मुगल बादशाह की उपलब्धि पढ़ो, उसका योगदान पढ़ो। एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा बेटा, मैं क्या करूं? आएगा तो पूरे तरीके से पढ़ना ही है। चलिए अब थर्ड पार्ट पे चलता हूं, जो तीसरा पार्ट है, अंतिम पार्ट है। अच्छा, अभी इसमें ये वाला पॉइंट रह गया स्नातक स्तर पे, अभी 7वां पार्ट और रह गया। अभी भाई 6 तो मैंने बता दी है, 7वां टॉपिक स्नातक स्तर में, मराठों का उत्थान। ये नया लाइन जोड़ी है, पहले ये वाली लाइन थी। तो बात एक ही, मराठा पढ़ने आपको विस्तार से। तो मराठा उत्थान शिवाजी से लेकर पेशवाओं तक 1661 तक पढ़ना है। और अब भाई साहब 1661 में क्या हुआ था? 1661 में क्या हुआ था साहब? 1600 बोल रहा हूं मैं, सॉरी, 1761 में क्या हुआ था? 1761 में बेटाओं पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की आखिरी जंग, जिसमें मराठा शक्ति नस्त नाबूद हो गई थी और अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। यानी कहने का मतलब शिवाजी के उत्थान से लेकर के और आपको 1761 तक का कंप्लीट मराठा इतिहास पढ़ना है। कंप्लीट यानी सारे के सारे छत्रपतियों की उपलब्धियां, सारे के सारे पेशवाओं की उपलब्धियां, उनके समय में होने वाली घटनाओं के बारे में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना है। ठीक है बच्चों, पहले इस टॉपिक का क्या नाम था? मराठों का उदय, शिवाजी की उपलब्धियां, मराठों का इतिहास, और वही 1680 से 1761 तक। तो नामकरण चेंज हो गया। मेरे कहने का मतलब पढ़ना पूरा का पूरा मराठा है, कुछ भी नहीं छोड़ देना है, कुछ मत छोड़ देना, मकड़ जाले मत फंसना, कुछ छोड़ना ही नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। आगे देखो, नंबर 8, ब्रिटिश नीतियां और उनका प्रभाव, यानी अंग्रेजों की क्या क्या पॉलिसीज थी, उनका क्या इंपैक्ट पड़ा। अच्छा, कौन कौन सी नीति? अंग्रेजों की आर्थिक नीति, जैसा कि मैं क्लास में अक्सर पढ़ाता हूं, जैसे अंग्रेजों ने भू राजस्व की नीति अपनाई थी, स्थायी बंदोबस्त, रेतवारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, धन का बहिर्गमन, जो दादा भाई नौरोजी ने हमें बताया, उन तमाम बातों को यहाँ पढ़ना है। फिर अंग्रेजों की प्रशासनिक नीतियाँ और सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, या जो भी भारतीय के प्रति उन्होंने अपनाई। तो जब ब्रिटिश भारत में आए उसके बाद से उन्होंने, यानी ब्रिटिश के भारत आगमन का भारत के समाज, आर्थिक जीवन और प्रशासनिक जीवन और राजनीतिक जीवन पर क्या क्या असर पड़े, कौन कौन सी नीतियाँ इस युग की है, इनको अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहले इस टॉपिक का नाम ये था, औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव, भूराजस्व
बस्तियां, औद्योगिकरण का ह्रास और धन का निष्कासन। श्योर, चलिए आगे। नंबर 9, राष्ट्रवाद का विकास। बहुत प्यारा प्रश्न है। 1857 से लेके और 1919 तक की तमाम घटनाएं, यानी कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके पहले भी, कांग्रेस से पहले भी जो प्रमुख संस्थाएं बनी हैं उनके बारे में पढ़ना है। 1857 के विद्रोह की समाप्ति के पश्चात जो छोटे मोटे आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ना है। तो बहुत विस्तृत वे में पढ़ना है 1857 से 1919 के बीच की घटनाएं। इस बीच कांग्रेस की स्थापना के बाद जो कांग्रेस का प्रारंभिक युग है, उदारवादी युग, वो पढ़िएगा। फिर कांग्रेस की स्थापना के उदारवादी युग के बाद जो आता है उग्रवादी युग, वो पढ़िएगा। तो ये 3-4 घटनाएं इसमें पढ़नी है। पहले इसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति से लेकर 1919 तक का। तो बात वही है, खाली शब्द बदल दिया गया है, लेकिन भावना आज भी वही है। तो इसलिए कहता हूं, शब्दों पे मत जाओ, भावना पे जाओ, मेरी भावना को समझो, शब्दों को क्या समझना। 10वां टॉपिक, क्रांतियां और उनका प्रभाव। तो साहब, विश्व इतिहास में कौन कौन सी मुख्य क्रांतियां हुई है वो सारी पढ़नी है। अमेरिका की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, कोई चेंज नहीं है। पहले इसका नाम क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। औद्योगिक क्रांति, हाँ औद्योगिक क्रांति अब आपको नहीं पढ़नी है, इसको हटा दिया गया, कंप्लीटली हटा दिया गया, इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो चलो, एक चैप्टर का तो बर्डन कम हुआ, औद्योगिक क्रांति नहीं पढ़नी है। 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेपोलियन बोनापार्ट का युग, वो तो कंप्लीट आ गया ना, फ्रांस की क्रांति पूरा का पूरा आ गया, अमेरिका का पूरा आ गया। और 1917 की रूसी क्रांति कंप्लीट आ गई। ये तो आज भी अपन पढ़ते ही हैं और ये तो चलता ही रहता है। हर सेकंड ग्रेड के भी जो है सब्जेक्ट वाले पार्ट में, एसएसटी में, ये क्रांतियाँ एजिटिस दे रखी है, तो वहाँ पर भी बच्चे पढ़ते हैं, फर्स्ट ग्रेड में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए, जो 11वां टॉपिक है बच्चों स्नातक स्तर पे, वो है राजस्थान की प्रशासन और राजस्व व्यवस्था। तो ये टॉपिक तो हटा दिया गया है। मुगलों के साथ राजपूत सहयोग, मान सिंह, राय सिंह, मिर्जा, राजा जय सिंह, जसवंत सिंह। अब इसको नाम दे दिया गया है राजस्थान की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था के बारे में, यानी राजस्थान में कौन कौन सी प्रशासनिक यानी राजा हुए, उनकी क्या क्या नीतियां रही। तो ये राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक है, स्नातक स्तर पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों स्नातकोत्तर, अंतिम सबसे खतरनाक स्नातकोत्तर, अर्थात इसमें आरपीएससी चाहते हैं कि इन टॉपिक्स में तुम्हारा ज्ञान पीजी के लेवल का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल का हो, एमए के लेवल का हो। चलो करेंगे। पहला टॉपिक है प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली। बच्चों पहले ये वाला टॉपिक है ना, स्कूल व्याख्याता परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में जुड़ा हुआ था, ये आपको याद होगा। अब ये सेकंड पेपर में है। तो प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली यानी कौन कौन सी शिक्षा प्रणाली प्राचीन भारत में प्रचलित थी, कौन कौन से विश्वविद्यालय प्रचलित थे जो इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को देते थे। तो यहाँ पर ये टॉपिक हटाया नहीं गया है, मतलब मेंशन ही नहीं था, इसको जोड़ा गया है। दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत। बच्चों प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है दक्षिण भारत, 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ भारत। तो उस भारत में कौन कौन से प्राचीन से लेकर आधुनिक राजवंश तक थे उनके बारे में पढ़ना है। जैसे सातवाहन वंश पढ़ना है आपको, संगम युग पढ़ना है, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, और फिर इन सब का साहित्य, समाज, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राजनीति, धार्मिक प्रथाएं, मंदिर, वास्तुकला, मूर्तिकला, इन तमाम बातों के बारे में पढ़ना है। इस शब्द को हटा दिया गया है। दक्कन और दक्षिण भारत में सातवाहन, संगम युग, चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्र शब्द हटा दिए गए, अर्थ ये कर दिया गया। तो मैं फिर कह रहा हूं, शब्दों पे मत जाइयो, भावना पे जाइयो। मैंने कहा ना आपको, वही वाली बात है वापस। चलिए नंबर 3 बच्चों, दक्कन में क्षेत्रीय शक्तियां और मध्यकाल में उनकी उपलब्धियां। तो दक्कन मतलब दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में कौन कौन सी क्षेत्रीय शक्तियां थी, तो ये सब वही तो हैं जिनके बारे में आप पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो इस टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे। चलिए नंबर 4 है स्वतंत्रता की ओर भारत का विभाजन, यानी ये गांधी युग और क्रांतिकारियों का युग है और 1947 तक का पूरा इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, 1947 तक का इतिहास कंप्लीट, गांधी युग और क्रांतिकारियों की भूमिका, उनके द्वारा लिखी गई साहित्य, समाचार पत्र, लेखक, उनके योगदान, इन सबको हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है। भारत में समाज सुधार, दलित और महिलाओं का उत्थान, ये टॉपिक हटा दिया गया बच्चों। अब आपको केवल यही टॉपिक पढ़ना है। फिर नंबर 5 पे है
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास की समझ, यानी आज़ादी के बाद से वर्ष 2000 तक कौन कौन से नवाचार हमारे केंद्र की सरकार ने किए हैं, इन सभी विषयों पर। यानी आर्थिक क्षेत्र में मेरा मतलब है जैसे अर्थव्यवस्था में केंद्र सरकार का क्या योगदान रहा, 2000 तक का सारा पढ़ना है इसमें आपको, आज़ादी के बाद से। विज्ञान प्रौद्योगिकी में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने क्या क्या भूमिकाएं या क्या क्या चीज़ों का नवाचार के रूप में हमने देखा है, समाज और राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए हैं, उन बातों को भी अब आपको पढ़ना पड़ेगा। इतनी तो उम्मीद कम से कम आप लोगों से की जाएगी, क्योंकि आप स्कूल व्याख्याता बनने वाले हो, अध्यापक बनने वाले हो, बल्कि प्राध्यापक बनने वाले हो। और हर प्राध्यापक के शब्द की वैल्यू होती है, क्योंकि विद्यार्थी अंततः आपसे ही पढ़ेगा, आपको सुनेगा, आपसे सीखेगा। चलिए आगे देखते हैं। दो विश्व युद्धों के बीच का इतिहास, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945। तो इसके बीच की घटनाओं को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को पढ़ना है। जैसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुए, कौन कौन सी पीस ट्रीटीज हुई, यानी पीस ट्रीटी का मतलब शांति समझौते कौन कौन से हुए, है ना। यानी शांति समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में आपको इसमें पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद, अरब जगत, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। विश्व युद्ध के बाद का जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध के बारे में पढ़ना है। सोवियत संघ के विघटन के बारे में आपको पढ़ना है। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो विस्तार से इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने सुनने में। और आठवां टॉपिक, अंतिम टॉपिक, नए रुझान और चुनौतियां वर्ष 2000 तक, वैश्वीकरण, उदारीकरण, सामाजिक पर्यावरणीय मुद्दे और राजस्थान के धार्मिक सुधार, इनको नहीं हटाया गया, ये एज इट इज बने हैं। तो ये तो बात हुई इतिहास की। अब इतिहास चूंकि सब्जेक्ट का पेपर है, और सब्जेक्ट के पेपर में देखिए ये वाला पार्ट भी आता है, आप जानते ही हो। इस पार्ट को क्या नाम दिया गया है? शिक्षण शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम में संगणक एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं। हटाने पर आप दिमाग भले ही मत लगाएं, जोड़े को तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है शिक्षण शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, किशोर अधिगम कर्ता हेतु अनुदेशनात्मक रणनीतियां। इसमें सामूहिक अन्वेषण यानी सामाजिक अंतःक्रिया और गैर निर्देशात्मक प्रतिमान यानी व्यक्तिगत विकास को आपको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक जो जोड़ा गया है, शिक्षण अधिगम में संगणक एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसमें जोड़ा गया है डिजिटल अधिगम, ई अधिगम एवं वर्चुअल आवासीय कक्षा कक्ष, शिक्षण अधिगम एवं आकलन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण। जबकि जो टॉपिक या जो शब्द हटा दिए गए हैं आप शायद समझ पा रहे होंगे। तो शिक्षण शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, किशोर अधिगम कर्ता हेतु अनुदेशनात्मक रणनीतियां, तो लगभग वही बात है। संप्रत्यय संप्राप्ति मॉडल, शिक्षण अधिगम में संगणक एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, जिनमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रणाली अनुगम, कंप्यूटर सहायक अधिगम CAL, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI इत्यादि। उम्मीद करता हूं प्यारे बालकों, मेरे लाडलों, मेरे होशियार विद्यार्थियों, आपको तमाम बातें मेरी समझ में आ गई होगी जो मैं कह रहा हूं। तो उत्कर्ष के साथ तैयारी करने का आपके पास ये बहुत ही शानदार, बहुत ही सुनहरा मौका है। इसको गंवाना नहीं है, इसको पढ़ते रहना है। उत्कर्ष के टीचिंग चैनल पर बच्चों हमने 6 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। इसमें आप लोगों का एक बहुत ही ज़बरदस्त योगदान रहा है। इसके लिए आप लोग तो मेरी तरफ से ताली के पात्र भी हैं, थम्स अप के भी पात्र हैं, बधाई के भी पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर उत्कर्ष ग्रेड 1, 2 और 3 के ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर रहा है, जिन पर फ्लैट 10% ऑफ रहेगा। और इसके लिए आप ग्रेड 10 ये यूज कर सकते हैं कूपन कोड हमारा। ये ऑफर 30 सितंबर रात 12 बजे तक के लिए है। तो फिर देर किस बात की, लग जाओ मेरे साथ धार पर। इतिहास विषय में आप सभी का स्वागत है। ग्रेड 1 की तैयारी करेंगे बहुत शानदार तरीके से। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। इस साल ग्रेड 1 में आप अपने नए कीर्तिमान स्थापित करें और सिलेक्शन लेकर के ना सिर्फ खुद को, अपने घर को, परिवार को, समाज को, गांव को, अपने शहर और जिले को गौरवान्वित महसूस कराएं।
तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, मैंने बहुत धुआंधार